नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कि चूज द इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट अपन को बताना है ना, रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं उनके बारे में गलत बात बतानी है अपन को, और वो भी कब? अपॉन पैथोजन इन्फेक्शन इन प्लांट्स। तो ऑब्वियसली जब प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन होता है तो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स के अंदर प्लांट्स हम वो आरओएस बनाते हैं, और जो पैथोजन है उसको इन्फेक्शन साइट के ऊपर वो किलिंग करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो आरओएस का पूरा जो सिस्टम ऑपरेट होता है पैथोजेनिक स्ट्रेस में, उसको ध्यान में रखते हुए अपन को आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पानिंग NADPH ऑक्सीडेज इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर प्रोटीन सब पाई जाते हैं, और ये प्रोटीन NADPH ऑक्सीडेज होते हैं। NADPH ऑक्सीडेज, और ये 6 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स से बनी हुई प्रोटीन होती है। 6 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स से बनी हुई प्रोटीन होती है। इसका जो सी टर्मिनस है वहां पे FAD देन NADPH बाइंड करते हैं, जबकि इसका जो एन टर्मिनस होता है वहां पे कैल्शियम प्लस प्लस है वो बाइंड करते हैं। एक्चुअल में इस प्रोटीन का जो रोल होता है कि जब यहाँ पे NADPH बाइंड होता है, कैल्शियम बाइंड होते हैं, तो पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को ये कन्वर्ट कर देती है रिएक्टिव स्पीसीज, यानी कि O2, इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके पास, और फिर फर्दर इसका कन्वर्जन हो जाता है। इसका कन्वर्जन होता है H2O2 प्लस O2 के अंदर। यहाँ जो एंजाइम काम करते हैं दे नीड कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। तो प्रोक्साइड का जो बनना है वो यहाँ पे अपन नोटिस कर सकते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती है, एंड देन उनसे प्रोक्साइड्स बनते हैं जो कि पैथोजन का जो रिस्पॉन्स है, जो कि नेक्रोटिक रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, एपोप्टिक रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, उसके लिए काम करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म हम यहाँ पे नोटिस करते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ऑपरेट होती है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर आरओएस सिस्टम में काउंट होता है, जिसमें सेल वॉल का प्रोक्सीडेज है वो भी काम करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का NADPH ऑक्सीडेज है ये भी काम करता है। तो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है वो NADPH ऑक्सीडेज का दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पानिंग NADPH ऑक्सीडेज इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरओएस। यस, वो आरओएस बनाता है, रिएक्टिव स्पीसीज के द्वारा सिंथेसाइज होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट था कि NADPH ऑक्सीडेज are encoded by respiratory burst oxidase homologs genes in the Arabidopsis। तो इन प्रोटीन्स का जो संश्लेषण होता है कि ये प्रोटीन कहाँ से सिंथेसाइज होती है, तो पर्टिकुलर जो जीन्स हैं रेस्पिरेटरी ब्रस्ट ऑक्सीडेज, इनके द्वारा इनका संश्लेषण होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि इनका जो जेनेटिक कंट्रोल है, इनके जो म्यूटेंट्स की स्टडी हुई है वहां से ये बात समझ में आती है कि रेस्पिरेटरी ब्रस्ट ऑक्सीडेज है वो उसको बनाते हैं। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन था कि एक्टिवेशन ऑफ NADPH ऑक्सीडेज डज नॉट रिक्वायर द एक्शन ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेज। जबकि यहाँ पे तो कैल्शियम डिपेंडेंट, कैल्शियम का रोल है यहाँ पे, कैल्शियम डिपेंडेंट जो काइनेज हैं वो यहाँ पे मस्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है, और रॉन्ग स्टेटमेंट ही अपन को बताना था। अगला था कि एपोप्लास्टिक प्रोक्सीडेज, एपोप्लास्टिक का मतलब डेड पार्ट होता है जिसमें कि आपका सेल वॉल आ जाएगा, सेल वॉल वाला पार्ट जो कि फर्स्ट वन था, आर इन्वॉल्व इन द आरओएस प्रोडक्शन। यस, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला भी आता है प्लस सेल वॉल के जो प्रोक्सीडेज है ये भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 सही है, जबकि थर्ड के अंदर गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेज हैं के थ्रू भी एक्टिवेट होते हैं। तो थर्ड वन विल बी रॉन्ग एंड राइट आंसर। थोड़ा सा आप यहाँ पे और भी ऐड करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी बर्स्ट ऑक्सीडेज होते हैं जिनको अपन RBOH के नाम से जानते हैं,
तो आरबीओएच का एंडोसाइटोसिस भी होता है। इसके अलावा जो सिस्टीन रेसिड्यूज हैं उनका सल्फिलेशन एंड फॉस्फेटिक एसिड, ये सब भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बनाने के लिए काम करते हैं। और जैसा कि यहाँ पे कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेज का मेंशन है, सिमिलरली रिसेप्टर लाइक प्रोटीन काइनेज जो कि RLCKs के नाम से जाने जाते हैं, ये भी जो आपके एक्टिवेशन है उसके लिए काम करते हैं। तो कैल्शियम डिपेंडेंट काम करते हैं डज नॉट रिक्वायर था, इसलिए वो सेंटेंस हमारा गलत हो गया था। तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी से ये जो क्वेश्चन था प्लांट पैथोजन स्ट्रेस से लेकर के, उसके अपन जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म्स हैं जैसे कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर वाले हो, ऐसे प्लांट्स में इंट्रा सेलुलर भी होते हैं जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है वो पार्टिसिपेट करता है ROS सिंथेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पार्ट सी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ फाइटोक्रोम ए एंड बी। तो फाइटोक्रोम ए एंड बी के फंक्शंस को लेके ड्यूरिंग लाइट सिग्नलिंग इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर लाइट की रिस्पॉन्स के अंदर फाइटोक्रोम ए और फाइटोक्रोम बी किस प्रकार से अपना सिग्नलिंग फंक्शन करते हैं वो अपन को बताना है। देखो, थोड़ा सा पहले आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए कि फाइटोक्रोम ए की अगर हम बात करें तो फाइटोक्रोम ए है वो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फाइटोक्रोम बी है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद में इनका जो एक्टिव फॉर्म है, ए का होगा PFRA और यहाँ पे होगा PFRD। इनके रिस्पॉन्सेज की बात करें तो रिस्पॉन्सेज में फार रेड इलोंगेशन हाइपोकोटाइल 1 ये प्रोटीन्स काम करती है। ऐसे ही फार रेड इलोंगेशन हाइपोकोटाइल लाइक प्रोटीन जिनको कि अपन FHL बोलते हैं, इनको अपन यूज कर सकते हैं कि जैसे ही रिस्पॉन्स होगा तो रिस्पॉन्स के डाउन स्ट्रीम में ये सारे प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और फिर न्यूक्लियर लोकलाइजिंग जो सीक्वेंसेज होती हैं उनकी सहायता से इनको एस्कोर्ट किया जाता है और जो एक्टिव फॉर्म है फाइटोक्रोम की वो न्यूक्लियस में जाती है। तो फाइटोक्रोम ए की बात की जाए तो फाइटोक्रोम ए है वो फार रेड को एब्जॉर्ब करके एनालाइज जो होते हैं उनकी सहायता से न्यूक्लियस में जाता है और अपने रिस्पॉन्स देता है, जो कि कौन से होते हैं, हाई इरेडियंस रिस्पॉन्स में काउंट होते हैं, HIR। सिमिलरली अगर हम बात करें फाइटोक्रोम बी की तो रेड लाइट के बाद में उसकी एक्टिव फॉर्म है वो PFRB है और इसमें कंफर्मेशनल चेंजेस होते हैं और कंफर्मेशनल चेंजेस होने से इसका खुद का ही एनालाइज होता है न्यूक्लियस में जाने के लिए सिग्नल, वो पहले कवर्ड होता है जो बाद में खुल जाता है, अनमास्क हो जाता है। तो फाइटोक्रोम ए के केस में एस्कोर्टिंग की जरूरत पड़ती है, फाइटोक्रोम बी के केस में अनमास्किंग की जरूरत पड़ती है। जैसे अनमास्किंग होगा तो एनालाइज की वजह से ये न्यूक्लियस में जाएगा तो वहाँ पे फोटोबॉडी सिंथेसाइज होंगे। तो एक तो सैड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स होता है, एक डी इटोलेशन रिस्पॉन्स है, ये इसके द्वारा आते हैं। तो फाइटोक्रोम ए है उसका मैकेनिज्म अलग है, फाइटोक्रोम बी है उसका मैकेनिज्म अलग है। अब अपन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट था कि फाइटोक्रोम बी लैक न्यूक्लियर लोकेलाइजेशन सिग्नल एंड आफ्टर परसीविंग लाइट इट टेक आवर्स फॉर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। देखो आपने अभी देखा था कि इसका खुद का ही एनालिस होता है, वो अनमास्किंग से ओपन हो जाता है, तो लैक तो गलत है, इसमें तो होता है, तो ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा था कि फाइटोक्रोम ए कंटेंस एनालिस एंड इट्स न्यूक्लियर इंपोर्ट अकर्स रैपिडली। तो ये एस्कोर्ट किया जाता है, इसके पास कंटेंट जैसा नहीं है, ये खुद का इसके पास नहीं होता है, दूसरी प्रोटीन्स हैं उसको लेकर के जाती हैं, तो इमीडिएट भी नहीं हो सकता, उसमें टाइम भी लगेगा, दूसरी प्रोटीन उसको असिस्ट करती हैं, तो बी भी गलत है। सी को हम देखते हैं कि PFR फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम ए डिपेंड्स ऑन फार रेड इलोंगेशन हाइपोकोटाइल एंड इट्स होमोलॉग फॉर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। ये दोनों प्रोटीन यहाँ पे हम देखा है कि FHY1 एंड FHL, ये दोनों प्रोटीन इसको रिक्वायर्ड होते हैं, तो सी स्टेटमेंट राइट है। अगला स्टेटमेंट था कि PFR फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम बी डिपेंड्स ऑन PHY1 एंड इट्स होमोलॉग फॉर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट।
तो इनको न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के लिए इनकी हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका खुद का ही होता है एनालाइज। तो यहाँ पे ये गलत है। तो ओनली सी स्टेटमेंट है वो राइट है। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 74 कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इन ए म्यूटेंट C4 प्लांट, जिसमें फंक्शनल बंडल स्विच क्लोरोप्लास्ट वो नहीं है। क्योंकि देखो ये C4 प्लांट तो है, माइस की बात की है, लेकिन वो म्यूटेंट इस प्रकार का है कि वहां पे मेजोफिल है वो तो काम करेगा। मेजोफिल है वो तो यहाँ पे ओके है, लेकिन जो बंडल शीथ सेल है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो C4 प्लांट्स के बंडल शीथ के अंदर जो वर्क होते हैं वो हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है और ऑल इनकरेक्ट बताने अपन को। फाइनली अपन को जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उनको टिक करना है। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन कि फोटो रेस्पिरेशन यानी कि जो C2 साइकिल होता है वुड रिमेन लो, कि फोटो रेस्पिरेशन है वो कम होगा ड्यू टू पैप कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। देखो फोटो रेस्पिरेशन का जो संबंध होता है वो C3 प्लांट से होता है, C4 प्लांट से नहीं होता है। और यहाँ जो मैटर है वो C4 का है, और पैप कार्बोक्सिलेज जो एक्टिविटी है वो तो एक्चुअल में मेसोफिल सेल में ही हो रही होती है, तो वो यहाँ पे अपन कनेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। केल्विन साइकिल यानी कि C3 की बात हो रही है, वुड बी सीवियरली कंपेयर्ड कॉम्प्रोमाइज, कि जो C3 साइकिल जो कि एक्चुअल में बंडल शीथ में ऑपरेट होगा, क्योंकि वहां पे CO2 रिलीज होती है, उसके बाद में केल्विन साइकिल में रीट्रैप होती है, तो वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी और रिड्यूसिंग शुगर प्रोडक्शन, ये बात सही है। क्योंकि वहाँ पे मेसोफिल का वर्क तो हो रहा है लेकिन बंडल शीथ का नहीं हो रहा, और केल्विन साइकिल है वो बंडल शीथ में ऑपरेट होता है, तो ये हमारा गलत है। ये हमारा सही स्टेटमेंट है। फिर था कि कार्बन फिक्सेशन वुड शिफ्ट एंटायरली टू मेसोफिल सेल्स विदाउट यील्ड पेनल्टी। देखो ये लाइन आपको ये कहना चाहती है कि कार्बन फिक्सेशन है वो पूरा का पूरा मेसोफिल पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बंडल शीट जब काम ही नहीं कर रही तो कार्बन फिक्सेशन वहां होने लग जाएगा। अब कार्बन फिक्सेशन कैसे हो सकता है, वहां रूबिस्को है ही नहीं। रूबिस्को की लोकेशन तो बंडल शीट सेल है, क्योंकि रूबिस्को है वो तो बंडल शीट सेल में काम कर रहा होता है, तो शिफ्ट नहीं हो सकता। और फिर आगे ये भी कह रहा है कि यील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली प्लांट जब नहीं कर पा रहा है फोटोसिंथेसिस, रूबिस्को का एक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये बात भी लागू नहीं है। और ये शिफ्ट भी नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पे रूबिस्को नहीं है। ओके। डी था कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन अराउंड रूबिस्को वुड इंक्रीज ड्रामेटिकली। अब जब बंडल शीट सेल काम ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे डिफेक्टिव अपन ने ले रखा है, तो रूबिस्को की लोकेशन तो बंडल शीट ही है, वहाँ पे इंक्रीज होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ओनली बी स्टेटमेंट राइट है, तो A, C एंड D दे आर रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट्स वाई राइट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर विद मेड विद रेस्पेक्ट टू सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म जो होती हैं प्लांट्स के अंदर इन फाइटोक्रोम सिग्नलिंग, फाइटो हार्मोन सिग्नलिंग इन प्लांट्स। तो प्लांट हार्मोन्स के जो सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म्स हैं उनसे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। एक एक करके देखते हैं अपन कि ऑटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना ऑफ ए हिस्टिडीन रेसिड्यू in the receiver domain of the response regulator element in important for signal transduction through the टू कंपोनेंट सिस्टम। तो प्लांट्स के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए जो टू कंपोनेंट सिस्टम अपन पढ़ते हैं, उस टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर जो रिस्पॉन्स डोमेन होता है, उस रिस्पॉन्स डोमेन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि वहाँ पे ऑटोफॉस्फोरेशन ऑफ द हिस्टिडीन रेसिड्यू जो होता है वो काम करता है। तो ये रिसीवर डोमेन नहीं होता है, एक्चुअल में ये लोकेशन जो होती है वो होती है हिस्टिडीन काइनेज डोमेन की। हिस्टिडीन
काइनेज डोमेन। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया है। बी को देखते हैं। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ए कंजर्ड एस्पार्टेट रेसिड्यू, ये कंजर्ड एस्पार्टिक रेसिड्यू है उसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ेगा इन द ट्रांसमिटर डोमेन, जो ट्रांसमिटर डोमेन होता है ऑफ द हिस्टिडीन काइनेज इज इम्पोर्टेंट फॉर द टू कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था कि यहाँ पे अपन बात करें कि हिस्टिडीन काइनेज जो डोमेन लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसकी जगह पे जो एक्चुअल वर्क करता है दिस इज द रिसीवर डोमेन। उल्टा लिखा हुआ है दोनों स्टेटमेंट्स में, रिसीवर डोमेन के लिए ये बात सही होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हिस्टिडीन काइनेज आना चाहिए था, वहां पे रिसीवर लिखा है इसलिए वो गलत हो गया। बी के अंदर हिस्टिडीन काइनेज लिखा हुआ है लेकिन वहां पे रिसीवर डोमेन का केस है तो ये भी गलत हो गया। सी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इस साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स वन, CRE1 जो होता है, ए साइटोकाइनिन रिसेप्टर फंक्शंस एज ए अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन कंटेनिंग फॉस्फो ट्रांसफर फैक्टर, जो कि ASP फैक्टर होता है, उसके रूप में काम करता है। तो एक्चुअल में ये जो प्रोटीन होती है, जो रिसेप्टर होता है, ये साइटोकाइनिन रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं। साइटोकाइनिन रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं, जिसमें CRE1 भी आता है, AHK2 भी आता है एंड AHK3 भी आता है। ठीक है, तो अपना जो स्टेटमेंट था कि ये फॉस्फो ट्रांसफर फैक्टर के रूप में काम करता है, ये गलत हो गया क्योंकि ये साइटोकाइनिन रिसेप्टर की तरह काम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट था कि अरेबिडोप्सिस के अंदर जो सूडो AHP होता है ना, जो फॉस्फोट्रांसफरेज फैक्टर होता है हिस्टिडीन कंटेनिंग, जिसको कि अपन AHP6 बोलते हैं, उसकी स्पेशल 6 की बात हो रही है। एक्ट एज एन इनहिबिटर ऑफ साइटोकाइनिन सिग्नलिंग। यस, 1 से लेके 5 तक जो होते हैं वो पॉजिटिवली काम करते हैं और 6 वाला है वो नेगेटिवली काम करता है, तो इनहिबिटर के रूप में काम करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो डी इज राइट। अगला था कि जो ETR1 है, एन इथाइलिन रिसेप्टर इन अरेबिडोप्सिस हैज हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी एंड ए रिसीवर डोमेन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल से सही है कि वहाँ पे भी अपन देखते हैं कि जो टू कंपोनेंट सिस्टम वो काम करता है, जिसमें एक हिस्टिडीन काइनेज डोमेन होता है, एक रिसीवर डोमेन होता है। ये स्टेटमेंट भी पूरा सही है। तो ऑप्शन वाइज चेक करेंगे तो लास्ट के 2 स्टेटमेंट सही है, डी एंड की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कि बियॉन्ड इट्स प्राइमरी रोल इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग अदर रिएक्शंस। तो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स क्या क्या काम करता है उसको लेके अपन को ये बताना था। तो बाकी दूसरे सबस्ट्रेट जो होते हैं उनको भी ये रिड्यूस करता है, वो भी हम वहाँ पे नोटिस करते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ है, कुछ इसके फंक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये था कि जो एसिटिलीन होता है उसको ये रिड्यूस करता है। यस, जो एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसको ये H2C डबल बॉन्ड CH2 में रिड्यूस करता है। तो ये बात सही है, स्टेटमेंट ए सही है। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, अब हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है वो दोनों जगह पे होता है। देखो, N2 प्लस 8H प्लस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP, ये मॉलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स काम करता है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बनता है। अगर हम वेरिबडेनम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जो कि अल्टरनेट नाइट्रोजनेज होता है, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन दोनों ही करते हैं, ये बात भी सही है। ATP हाइड्रोलाइज होता है, यस, दोनों ही ATP हाइड्रोलाइज करते हैं। मॉलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स है वो 16 ATP हाइड्रोलाइज करता है, जबकि वेनेडियम वाला है वो 36 करता है, तो ये भी सही है। ऑक्सीडाइज करता है फेरिडॉक्सिन टू रिड्यूस फेरिडॉक्सिन,
तो फेरिडॉक्सिन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो डी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। एनएडी प्लस का रिडक्शन होता है, एनएडी प्लस वो एनएडीएच में कन्वर्ट होता है, ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन दैट आर नॉट कैटलाइज। डी एंड ई है वो नॉट कैटलाइज में आएगा, ऑप्शन सेकंड करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग एब्सिसिक एसिड सिग्नलिंग ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस इन प्लांट। तो प्लांट्स के अंदर वाटर स्ट्रेस को लेके ये अपना क्वेश्चन है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट था कि एब्सिसिक एसिड कॉजेस मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन बाय डिक्रीजिंग साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल। देखो थोड़ा सा इससे पहले अपन मैकेनिज्म को देख लेते हैं ताकि अपने लिए इन स्टेटमेंट्स को समझना आसान हो जाएगा। देखो जब वाटर स्ट्रेस की बात होती है तो चाहे जड़ें हों या पत्तियां हों, वहां से जो स्ट्रेस सिग्नल्स हैं वो जाइलम को जाते हैं, और फिर पर्टिकुलर जो गार्ड सेल्स हैं वहाँ उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एब्सिसिक एसिड के। तो एब्सिसिक एसिड है वो गार्ड सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं PYR, PYL, RCAR, और फिर वहाँ पे जो PP2C फॉस्फेटेज एंजाइम्स होते हैं ये इनहिबिट किए जाते हैं, और उससे पर्टिकुलर जो काइनेज हैं वो ऑन होते हैं, और उन काइनेज के रिस्पॉन्स में जो पर्टिकुलर फॉस्फोराइलेशन होगा उससे फिर सेल में एक तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं उनका प्रोडक्शन होता है, और फिर फर्दर इनके रिस्पॉन्स के अंदर एक तो होता है कैल्शियम के चैनल वो ऑन होते हैं, दूसरे हैं H+ पंप वो बंद होते हैं, और तीसरे हैं पोटेशियम चैनल वो ऑन होते हैं। जब क्लोराइड चैनल ऑन होंगे तो क्लोराइड है वो बाहर जाएगा, पोटेशियम चैनल होंगे तो पोटेशियम है वो बाहर जाएगा, यानी कि जो KCl है वो बाहर जाता है गार्ड सेल से, और गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड होंगी और स्टोमेटा वो क्लोज होता है, और केवल जो H+ पंप्स हैं वो बंद होते हैं। तो ये तो पूरा मैकेनिज्म होता है कि एब्सिसिक एसिड के रिस्पॉन्स में मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से काम करती है। अब देखो पहला स्टेटमेंट था कि ABA causes membrane depolarization by decreasing cytosolic concentration, तो डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है, ये गलत हो गया। Abscisic acid causes alkalization of the cytosol which stimulate opening of calcium potassium efflux channels, ये बिल्कुल से सही बात है, ये थर्ड वाले पंप वो ऑन होते हैं, राइट स्टेटमेंट है। ABA इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन H+ एटीपेज विच रिजल्ट्स इन मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन, तो H+ समूह बंद होते हैं, ये बात भी सही है। During stomatal closure, ABA induce reorganization of tubulin cytoskeleton relating to Rho GTPase protein। तो ये देखो यहाँ पे साइटोस्केलेटन का कोई रोल नहीं है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल जो फ्लैसिडनेस होती है उससे स्टोमेटा क्लोजर हो जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और ABA induced membrane depolarization occurs by release of calcium from endoplasmic reticulum and vacuole। तो सेल में जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ER से वैक्यूल से जो कैल्शियम है वो निकल के साइटोसोल में आता है टू साइटोसोल। तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है। तो अगर देखा जाए तो राइट कॉम्बिनेशन में B, C एंड E हो जाएंगे। B राइट है, C राइट है एंड E राइट है। ए में साइटोसोल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो डिक्रीज गलत है, और डी के अंदर ट्यूबुलिन का कोई रोल नहीं है, साइटोसिन का रोल नहीं है, इसलिए गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट फिजियो का लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 136 कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग फिनोलिक बायोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में फिनोलिक कंपाउंड्स के बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म्स को लेके पूछा गया था। देखो पहला स्टेटमेंट था कि द लिग्नेंस and flavonoids have abundant methylated carboxyl groups
कंपेयर टू मिथाइलेटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि वहाँ पे कार्बोक्सिल जो ग्रुप्स हैं उनकी मात्रा कम होती है, मिथाइलेटेड ग्रुप्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो उल्टा लिखा हुआ है, जो मिथाइलेटेड है उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड था कि सेल्स प्रोड्यूसिंग लिग्नेंस एंड फ्लेवोनॉइड्स हैव ए वेरी हाई डिमांड फॉर एस एडेनोसिन मिथुनिन। ये बिल्कुल से सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एस एडेनोसिन मिथुनिन है वहीं से CH3 जो है मैथिल ग्रुप है वो प्राप्त होती है। तो डोनर के रूप में एस एडेनोसिन मिथुनिन ही काम में आता है। तो स्टेटमेंट बी राइट हो गया। सी स्टेटमेंट को देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ द मिथाइलेशन रिएक्शंस involved in the formation of phenolics are catalyzed by O-methyl transferase। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं उनके ऑक्सीजन के ऊपर ही होता है, तो ओ मिथाइल ट्रांसफरेज में ही काउंट होता है। डी स्टेटमेंट था कि द कैटेचोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज हैज स्ट्रिक्ट सबस्ट्रेट स्पेसिसिटी। इस सबस्ट्रेट को लेके काफी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कैटेचोल ड्रग्स हैं, कुछ कैटेचोल ड्रग्स वो भी इसके टारगेट होते हैं। सिमिलरली बात करें तो जो डाइट्री कंपोनेंट्स हैं वो भी इसके टारगेट होते हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स हैं, ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह में हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो वो भी इसके टारगेट होते हैं। ऐसे जो जीनोबायोटिक ड्रग्स हैं वो भी इसके टारगेट होते हैं। तो इट मीन्स सबस्ट्रेट को लेके स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, ब्रॉड स्पेसिफिसिटी होती है, स्ट्रिक्ट नहीं होती है। तो डी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन जो है वो ओनली बी एंड सी रहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2025 पेपर में प्लांट फिजियो से पूछे गए थे, बी एंड सी पार्ट के क्वेश्चन थे। आई होप ये जो डिस्कशन वीडियो है वो आपको क्वेश्चंस को समझने में हेल्पफुल रहेगा, आपके नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो के लिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।